कंपटीशन ब्रेकर की तरफ से नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग परीक्षा में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 1 है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन 2 मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन 4 मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 52 में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन 2 राज्यसभा के सदस्य द्वारा, ऑप्शन 3 है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन 4 अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। आपका इसमें आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4 अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान क्या होता है? गुप्त होता है। और आर्टिकल 54 के अनुसार निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ऑप्शन 1 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें आपका आंसर होगा डी, यानी 1, 3 और 4 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको 70वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं, अभी मैंने आपको आगे बताया था, तो ये कौन कौन से? दिल्ली तथा पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ऑप्शन 1 पदस्थ राष्ट्रपति के पद अवधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन 2 राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। ऑप्शन 3 राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर वह पद पर बना रहेगा। और ऑप्शन 4 है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए क्या सही नहीं है? तो आपका आंसर होगा 4। अनुच्छेद 54 के तहत जो है राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसका उल्लेख किया गया और इसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। किसी कारणवश अगर निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो स्थगित नहीं किया जाता। याद रखिएगा, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जाता है।
राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है आयु 35 वर्ष हो, दूसरा ऑप्शन पढ़ा लिखा हो, तीसरा है सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और चौथा ऑप्शन है आपका देश का नागरिक हो। इसमें आपका क्या नहीं होगा? राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आवश्यक क्या नहीं है? तो ऑप्शन 2, एक उम्मीदवार जो राष्ट्रपति पद के लिए जो है जा रहा है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो भी वो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तब भी वो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। राष्ट्रपति पद के लिए 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, दूसरा सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और तीसरा है कि वो देश का नागरिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका आपका आंसर होगा आंसर 4, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका हो, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उस बात को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें आंसर होगा आंसर नंबर 3, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71, याद रखिएगा, अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया फैसला अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं या देता है? तो इसका आपका आंसर होगा आंसर नंबर 2, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र देता है तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। 56 देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा 4, अनुच्छेद 61 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3, संसद के किसी भी सदन द्वारा। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार, याद रखिएगा, 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? आपका नंबर 1 पे 7 दिन, ऑप्शन नंबर 2 14 दिन, ऑप्शन नंबर 3 21 दिन, ऑप्शन नंबर 4 30 दिन। इसका आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन 2 कार्यपालिका प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 3 न्यायिक प्रक्रिया और ऑप्शन 4 विधायी प्रक्रिया। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 1 अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुए रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 1 माह, ऑप्शन नंबर 2 4 माह, ऑप्शन नंबर 3 6 माह, ऑप्शन नंबर 4 8 माह। इसका आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3 6 माह। संविधान का
अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। और 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसकी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति जिस दिन पद खाली होगा उस तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो 6 माह के अंदर जो है उसे भरना आवश्यक है। यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 65 के अनुसार यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन नंबर 2 भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा का अध्यक्ष या ऑप्शन नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपका इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जिसे एग्जीक्यूटिव हेड कहते हैं कौन है? तो ये कौन है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है तो ये की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो इसका हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 2 विधेयकों पर स्वीकृति देना। राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 2 अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है और इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है और राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 2 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य के क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग की चर्चा की गई है और 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आर्टिकल यानी अनुच्छेद
239 का 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पे करेगा। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो प्रधानमंत्री करते, याद रखिएगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वो प्रधानमंत्री करता है। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कराने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? इसका हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 4, राष्ट्रपति को। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं, जो कि आप जान लीजिए कि कौन कौन से प्रावधान हैं। पहला है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। नंबर 2, किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। और राज्य के राज्यपाल की सहमति से राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, ये था हम लोगों का आज का वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।